सेम चीज हुई है संजू सैमसन के साथ। अब उनको T20 में अच्छा है, मौका मिल रहा है ना, मौका मिलने से तो मौका मिलना अच्छा है, पर अब हमारे सामने 2023 का 50 ओवर का विश्व कप है, तो अब उसके लिए टीम देखेंगे ना। अगर संजू सैमसन अच्छा है तो आप उसको ओडीआई में लेंगे, भले ही इसमें निराशा नहीं होती अगर आप उनको T20 में नहीं लेते और ओडीआई में लेते, तो हम समझ जाते हैं ठीक है अगर आप उनको ओडीआई के लिए देखना चाह रहे हैं। पर ये चीज तो मेरे बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी समझ ही नहीं है कि हार्दिक पांड्या को T20 और ओडीआई का कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन एक स्मूथ स्टेप लिया, T20 का तो बना दिया गया है। अब बस ओडीआई की बात है, मेरे ख्याल से विश्व कप के बाद रोहित शर्मा यहाँ से भी हट जाएंगे और हार्दिक पांड्या को फुल टाइम बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए रिजल्ट देने होंगे हार्दिक पांड्या को पहले T20 में, क्योंकि अभी हालिया में जो सीरीज हुई है उसमें तो काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी भी। मैं यहाँ पे और एक बोल्ड डिसीजन देखना चाहता था कि हार्दिक पांड्या को ही क्यों ना एक सीधा ओडीआई का परमानेंट कैप्टन बना दिया जाए, और इसकी रिपोर्ट भी आ रही थी। और इसकी वजह यह है कि अभी भारतीय टीम को अपने प्लेइंग 11 नहीं पता है, चाहे विश्व कप सिर्फ 10 महीने दूर है पर उनको नहीं पता है, तो क्यों ना एक नए कप्तान के साथ ही उस विश्व कप में जाए। ये बिल्कुल उसी तरह की आप 3 साल पहले भी वही सिचुएशन में था और अभी भी उसी सिचुएशन में है, तो आप उनके साथ जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है हार्दिक पांड्या के मन में एक वो होगा कि एक प्रेशर कम होगा रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा को एक परफॉर्मेंस देने का प्रेशर है कि बताओ कप्तान बहुत समय हो गया है, अगर नहीं परफॉर्म करूंगा तो निकल जाऊंगा। जहाँ तक केएल राहुल की आपने बात करी, तो केएल राहुल को वनडे टीम में जैसा रखा गया है उनसे उप कप्तानी छीनी गई है और वो खराब फॉर्म से भी जूझ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी का मॉरल डाउन भी होता है, क्योंकि खिलाड़ी पहले से ही अपने खराब फॉर्म से जूझ रहा है और ऐसे में उससे उप कप्तानी भी छीन ली जाए तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो जिस प्रदर्शन के लिए जाना जाता है वो प्रदर्शन शायद दे ही ना पाए। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच जनवरी में खेले जाने वाली T20I और वनडे सीरीज को लेकर टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस टीम में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। ऐसे में आज हम पूरा स्क्वाड एनालाइज करके बताएंगे कि चयनकर्ताओं ने क्या गलतियां की हैं, इस टीम में क्या खामियां हैं और क्या सबसे बड़ी ताकत है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों साथी राहुल और अभिनव मौजूद हैं, जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभिनव, मैं आपसे शुरू करता हूं कि ये टीम आपको कैसी नजर आ रही है? अंकित, मेरे को बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है। अगर मैं T20 स्क्वाड की पहले मैं बात करूं तो मैं बल्लेबाजी क्रम में खुश हूं। अगर मैं खिलाड़ी देखूं जैसे ईशान किशन हैं, गायकवाड़ हैं, गिल हैं, तो यानी जिन खिलाड़ियों पे हम बहुत लंबे समय से बात करते थे कि इनको मौका मिलना चाहिए, यानी इनमें से किसी न किसी को मौका जरूर मिलेगा। हालांकि अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो मैं नाखुश हूं कि शिवम मावी, मुकेश कुमार, मेरे को लग रहा है कि इनसे भी बेहतर विकल्प हो सकते थे जिनको सेलेक्टर्स देख सकते थे और ले सकते थे। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा इस सिलेक्शन में बीच में आया है। और अगर मैं ओडीआई की बात करूं तो ओडीआई में मेरे ख्याल में काफ़ी बैलेंस्ड एक टीम है। ऐसे ही मतलब जैसे शिखर धवन नहीं है तो वो एक मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव है। थोड़ा सा दिख रहा है कि अब टीम आगे फ्यूचर की तरफ देख रही है, पर देखना ये होगा कि क्या अभी भी ईशान किशन और इनको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। पर स्क्वाड अगर देखूं तो मैं ओडीआई की उससे खुश हूँ। जी हाँ, जहाँ तक आपने बात करी बैलेंस की और आपने ओडीआई और T20I की भी बात करी, लेकिन राहुल मैं आपसे जानना चाहूँगा वनडे सीरीज़ को लेकर और T20I सीरीज़ को लेकर भी। शिखर धवन और ऋषभ पंत दो बड़े खिलाड़ी और दोनों को T20I और वनडे टीम से बाहर कर दिया गया। शिखर धवन तो T20I खेल ही नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें वनडे टीम से भी बाहर कर दिया गया। इससे पहले कई बार उन्हें कप्तान भी बनाया गया और उन्हें कई अवसर दिए गए, लेकिन वो फ्लॉप कहीं ना कहीं साबित हो रहे थे। और ऐसे में आपकी क्या राय है कि क्या ये BCCI का फैसला सही है या गलत? देखिए अंकित, ये जो बतौर अगर बल्लेबाज देखिए तो मेरे ख्याल से शिखर धवन को बाहर जाना ही था। भले उन्होंने 2020 के बाद से अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2022 में इस साल उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हालांकि बतौर कप्तान उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वनडे में रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान साबित हो सकते थे और वहां पर उनको रिप्लेस किया जा सकता था, लेकिन संभव नहीं है। वो रोहित शर्मा परमानेंट कप्तान है, उनको वर्ल्ड कप में भी करनी है। लेकिन बतौर बल्लेबाज शिखर धवन का बल्लेबाज बेहद निराशाजनक था इस साल। और ईशान किशन दूसरी तरफ काफी अच्छा दोहरा शतक उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया, तो उनकी जगह टीम में नजर आ रही थी। तो वो दिखाया भी उन्होंने और उनको चयनकर्ताओं ने मौका दिया है। वहीं ऋषभ पंत की बात करें तो पिछले काफी लंबे समय से उनकी लगातार आलोचना हो रही है T20 और वनडे में उनके प्रदर्शन को देखते हुए। भले ही टेस्ट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं चयनकर्ता का ये फैसला भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो ऋषभ पंत है उनको थोड़ा सा ब्रेक मिलना चाहिए, उन्हें अपने आप को रिफ्रेश करने का मौका मिलेगा। और मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी कि वो NCA में भी हैं और उनके फिटनेस को लेकर भी थोड़ा सा इशू है, तो वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन कुल मिला के मैं संतुष्ट हूँ ऋषभ पंत और धवन से ब्रेक लेने के फैसले। मुझे तो थोड़ा लग रहा है कि वो जो NCA वाली बात है वो बस वही है कि
ऐसे बता नहीं सकते कि ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया गया है, जी हाँ, इसलिए वो चीज़ कही जी हाँ जी। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि संजू सैमसन को ज़्यादा मौके दिए जाने की वजह से शायद ऋषभ पंत को बाहर किया गया हो, क्योंकि T20 टीम में संजू सैमसन का जो है वो चयन जो है वो किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब T20 के नज़रिए से BCCI कहीं ना कहीं ये देखना चाह रहा है कि संजू सैमसन को ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले कई बार आलोचना हो चुकी है चयनकर्ताओं की भी, कप्तान की भी, हेड कोच की भी। तो अब संजू सैमसन कहीं ना कहीं T20 में उभर कर सामने आने वाले हैं। लेकिन ODI टीम से संजू सैमसन को बाहर रखा गया है, इस पर आपकी क्या राय है? जी अंकित, वापस मैं वही चीज़ कहूँगा कि मेरे को सिलेक्शन कमेटी का कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो समझ ही नहीं आ रही है। मतलब आप ये देखिए, एक ही स्क्वाड में वो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी करते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ फिर वही एक स्टेप ऐसे वो पिछड़ा स्टेप ले लेते हैं जहाँ पे आपको उनसे बहुत निराशा होती है। वही सेम चीज़ हुई है संजू सैमसन के साथ। अब उनको T20 में अच्छा है, मौका मिल रहा है, ना मौका मिलने से तो मौका मिलना अच्छा है, पर अब हमारे सामने 2023 का 50 ओवर का विश्व कप है, तो अब उसके लिए टीम देखेंगे ना। अगर संजू सैमसन अच्छा है तो आप उसको ODI में लेंगे, भले ही इसमें निराशा नहीं होती अगर आप उनको T20 में नहीं लेते और ODI में लेते तो हम समझ जाते हैं ठीक है, अगर आप उनको ODI के लिए देखना चाह रहे हैं। पर ये चीज़ तो मेरे बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी समझ ही नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा KL राहुल की जगह वनडे में मेरे ख्याल से इनको मौका दिया जा सकता था, क्योंकि KL राहुल की कई रिपोर्ट्स भी आई थी कि उनकी शादी की खबरें भी थी, तो उनको थोड़ा सा आराम दिया जा सकता था। इसके अलावा उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, तो चयनकर्ता को यही फैसला मैं जानना चाहूंगा KL राहुल को भी कब तक मौका देंगे ऐसे। मतलब अगर हम सिर्फ अभी तक सिर्फ संजू सैमसन और ऋषभ पंत को ही कंपेयर करते हैं कि दोनों की तुलना करते हैं हम स्टैट्स की, पर हम KL राहुल को क्यों नहीं देखते? देखिए, जहां तक आपने KL राहुल का सवाल किया, खेलेंगे ना बैटिंग। जी हाँ जी हाँ, जहां तक आपने KL राहुल की बात करी, तो अभी हाल ही में अगर उनके मिडिल ऑर्डर में आंकड़े देखे जाएं तो KL राहुल ने वनडे फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है बतौर एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। अगर सलामी बल्लेबाज के रूप में अगर आप उनको देखेंगे तो चाहे T20 आई हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, पिछले एक साल में उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लेकिन वनडे फॉर्मेट ही एक ऐसा है जिसमें उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की है। लेकिन जो गलतियां KL राहुल ने अभी तक की हैं उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है, क्योंकि वो टीम के उप कप्तान थे, क्योंकि अब उन्हें उप कप्तानी से हटा दिया गया है और वनडे क्रिकेट में हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का उप कप्तान जो है वो बनाया गया है। इस पर राहुल क्या सोचते हैं कि क्या ये फैसला सही है या गलत? बिल्कुल, काफी बोल्ड फैसला मैं इसको कहूंगा BCCI का, क्योंकि एक सीरीज के बाद ही मतलब कहा पहले से जा रहा था कि हार्दिक पांड्या को T20 और ODI का कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन एक स्मूथ स्टेप लिया, T20 का तो बना दिया गया है। अब बस ODI की बात है। मेरे ख्याल से विश्व कप के बाद रोहित शर्मा यहाँ से भी हट जाएंगे और हार्दिक पांड्या को फुल टाइम बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए रिजल्ट देने होंगे हार्दिक पांड्या को पहले T20 में, क्योंकि अभी हालिया में जो सीरीज हुई है उसमें तो काफी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी भी। और गुजरात टाइटंस के लिए जो उन्होंने किया वो तो सभी को पता है, पहली सीजन में उनको IPL जिता है और आने वाला जो IPL सीजन है वो भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि गुजरात टाइटंस के लिए कैसा परफॉर्म करवाते हैं हार्दिक पांड्या। तो ये कुछ चीजें हैं जो हार्दिक पांड्या का बतौर कप्तान फैसला ले सकती है। और KL राहुल को उप कप्तानी से हटाना मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा अटपटा फैसला हो सकता है, क्योंकि उनको अभी तक कप्तानी के पर्याप्त मौके नहीं मिले। टेस्ट में उनको मौका दिया गया, उन्होंने काफी अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया था। अगर आपको उन्हें टीम में रखना है तो मेरे ख्याल से बतौर कप्तान ही उनकी जगह उप कप्तान। मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं राहुल की बात से सहमति रखता हूँ कि KL राहुल को एक तो कप्तानी के मौके इतने मिले नहीं है ODI में ऐसे, जहाँ पे हम बोलें कि लाइक इनको उप कप्तानी से हटा देना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक बोल्ड डिसीजन देखना चाहता था कि हार्दिक पांड्या को ही क्यों ना एक सीधा ODI का परमानेंट कैप्टन बना दिया जाए, और इसकी रिपोर्ट्स भी आ रही थी। और इसकी वजह यह है कि अभी भारतीय टीम को अपने प्लेइंग 11 नहीं पता है, चाहे विश्व कप सिर्फ 10 महीने दूर है पर उनको नहीं पता है, तो क्यों ना एक नए कप्तान के साथ ही उस विश्व कप में जाए। ये बिल्कुल उसी तरह की आप 3 साल पहले भी वही सिचुएशन में था और अभी भी उसी सिचुएशन में है, तो आप उनके साथ जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है हार्दिक पांड्या के मन में एक वो होगा कि एक प्रेशर कम होगा रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा को एक परफॉर्मेंस देने का प्रेशर है कि बतौर कप्तान बहुत समय हो गया है, अगर नहीं परफॉर्म करूंगा तो निकल जाऊंगा। जी हाँ, क्योंकि कोई भी मेगा टूर्नामेंट वो अपने करियर में अभी तक नहीं जिता पाए। हार्दिक पांड्या के ऊपर ये होगा कि अगर मान लो यहाँ पे बाई चांस भारत टीम वर्ल्ड कप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो लोग या बाकी जो एक आउटसाइड वर्ल्ड है वो ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है अभी कैप्टन बना था तो मे बी 2027 के वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे, पर वो बिना प्रेशर के अगर ये अच्छा कर गए तो आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे वाइस कैप्टन बदलने ना बदलने से मेरे हिसाब से
कोई ऐसा खास फर्क देखिए, हाँ, पड़ता जहाँ नहीं किसी टीम पे। मैं कितनी बिल्कुल बार तो आपकी बात सीरीज से में गए हैं सहमत जहाँ पे हूँ। वाइस कैप्टन ही नहीं होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और जहाँ तक केएल राहुल की आपने बात करी, तो केएल राहुल को वनडे टीम में जैसा रखा गया है, उनसे उप कप्तानी छीनी गई है और वो खराब फॉर्म से भी जूझ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी का मॉरल डाउन भी होता है, क्योंकि खिलाड़ी पहले से ही अपने खराब फॉर्म से जूझ रहा है और ऐसे में उससे उप कप्तानी भी छीन ली जाए तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी की मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि वो जिस प्रदर्शन के लिए जाना जाता है वो प्रदर्शन शायद दे ही ना पाए। बिल्कुल। लेकिन अब वहाँ बात करते हैं एक और उपकप्तान की, जहां हमने बात कर ली एक खिलाड़ी का एक और प्रमोशन देखने को मिला है, वो है सूर्य कुमार यादव। जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, 360 डिग्री बल्लेबाज हैं और अब जो T20I फॉर्मेट में उन्हें उप कप्तानी सौंप दी गई है। कभी आपने उन्हें उप कप्तानी करते हुए देखा है? वैसे नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। देखिए आईपीएल में उन्हें मेरे ख्याल से कुछ मौके मिले हैं जब उन्होंने रोहित शर्मा की जगह जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में मेरे को नहीं लगता। नहीं, उन्होंने उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली होगी, वो भी जब कैरन पोलार्ड कैप्टन थे। शायद इस चीज में भी हम श्योर नहीं है कि उन्होंने संभाली है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बोल्ड मूव होगा कि क्योंकि वो ऐसे फॉर्म में है, T20I फॉर्मेट की बात करें, नंबर 1 खिलाड़ी है, तो ऐसे खिलाड़ी को उप कप्तान बनाना कहीं ना कहीं लाजमी है। लेकिन मेरे को यही, मैं जो अभिनव ने पहले भी कहा था कि उप कप्तान से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, कई सीरीज में उप कप्तान ही नहीं होते, तो सूर्य कुमार यादव को उप कप्तान बनाना एक तरीके से कह सकते हैं उनका एक प्रमोशन, एक वो चीज की फॉर्मेलिटी। आपको किसी को नाम देना है, उप कप्तान है, आपने सूर्य कुमार यादव लिखना है, आपकी टीम में जगह पक्की है, पड़ेगा ये बताना चाहते हैं, आपकी जगह सुरक्षित है आने वाली कुछ सीरीजों में, ये आप इशारा देना चाहते हैं, तो इस तरीके के कुछ हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ प्रभाव मेरे ख्याल से। सही बात है। कभी बार तो मैंने कुछ सीरीज तो ऐसी देखी जहाँ पे उप कप्तान होता है और कप्तान बीच में इंजर्ड हो जाता है, उसके बाद तो फिर भी बैठक बैठती है कि कप्तान किसको बनाए, तो फिर उप कप्तान बनाने की तो खैर कोई कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि एक खिलाड़ी वैसे ही जैसे सूर्य कुमार यादव अपने आप में एक कॉन्फिडेंट खिलाड़ी है, लेकिन उप कप्तानी एक टैग ऐसा है शायद उससे उन्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाए। बिल्कुल, ये इस बात से मैं पूरा आपका साथ रहूंगा। जी हाँ।